एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। ये इनका दिमाग खराब हो गया, सटिया गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो, इसका दिमागी इलाज करो। जितना है उतनी ही सोच की बात कर रहे हैं ये। भाजपा का एक नेता इतना सा है टिल्लू, इतना सा, अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है उससे हमें कोई लेन देन नहीं। असदुद्दीन ओवैसी क्यों है चर्चा में? महाराष्ट्र से यूपी तक मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा कौन? असदुद्दीन ओवैसी, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही टीवी डिबेट गर्म हो जाती है, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है और सियासी पार्टियों के चेहरे बदलने लगते हैं। महाराष्ट्र में नीतीश राणे हो या यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आज हर तरफ ओवैसी पर हमला क्यों हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज का सवाल यही है कि ओवैसी पर हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई नेता खुलकर मुसलमानों की बात करता दिखाई देता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। सवालात है इसके ऊपर। सबसे पहला बात यह है कि टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा यह है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात यह है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। और यही वजह है कि मुस्लिम युवाओं के बीच ओवैसी ने एक गहरी जगह बना ली है। मुस्लिम युवाओं में क्यों बढ़ रहा है ओवैसी का असर, इसको भी समझिए। देश का मुस्लिम युवा आज 2 चीज़ें देख रहा है, पहली डर, दूसरी प्रतिनिधित्व। उसे लगता है कि बड़ी सेकुलर पार्टियां चुनाव के वक्त तो मुसलमानों के वोट मांगती हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर खुलकर हमले होते हैं, जब मॉब लिंचिंग होती है, हेट स्पीच होती है, जब बिल्डोज़र चलते हैं, जब हेट स्पीच होती है, तब वही पार्टियां खामोश हो जाती हैं। ऐसे माहौल में ओवैसी का अंदाज अलग दिखाई देता है। वो संसद में बोलते हैं, टीवी पर भिड़ते हैं, कानूनी भाषा में जवाब देते हैं और बिना डरे सत्ता से सवाल करते हैं। एक मिनट ठहरे। व्हाट्सएप चैट क्या मतलब?
नहीं व्हाट्सएप नहीं एक आप नहीं एक मिनट ठहरिए मैं सुन रहा नहीं आप ठहरिए एक मिनट, मैं एक बात करेंगे। आप बोल रहे व्हाट्सएप चैट पे सजा हो सकती, आप बोल रहे, आप बोलिए ऑन रिकॉर्ड। आप नहीं आपको जो लिख के दे रहे ना उनको दिमाग समझाइए, उनको खान सुनो मेरी बात सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 2023 में BNSS का जब कानून चल रहा था तो सिर्फ हम दोनों अपोजिशन थे और एक BSP के मुसलमान साहब कुरैशी साहब थे। 25 मिनट का भाषण दिया हूं BNSS पे मैं, मेरे को कानून मालूम। अगर देखो भाई देखो व्हाट्सएप चैट तुम्हारा भी निकाल लूंगा मैं। हाँ अगर कोई व्हाट्सएप चैट में अपनी बीवी को बोल रहा आई लव यू, वो कोर्ट में होगा क्या? अरे सुनो आप सुनिए, आप कुछ भी कर लो, कोर्ट है, आपको कैसा मालूम हम छुपा के रखे? अरे इल्जाम लगा जी, इल्जाम लगा। आप अगर आपकी बात सच है तो फिर मालेगांव का जजमेंट गलत है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मालेगांव का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किस पर इल्जाम लगा था? जिस पर इल्जाम लगा वो पार्लियामेंट की मेंबर भी बन गई। अब तुम बोलो, अरे छोड़ दे। हाँ अरे भाई अरे क्या खाप पड़ा, मेरे को खाप पड़ा, हमारू खाप पड़ा क्या? अरे क्या प्रूफ हुआ? अरे प्रूफ हुआ तो कोर्ट प्रूफ करेगी ना, कोर्ट प्रूफ करेगी। अरे भाई आप कुछ भी कर लो, दलील भी तुम, वकील भी तुम, हुकूमत भी तुम, मीडिया भी तुम, आप जो करना है कर लो, कोर्ट तो है ना। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवा कहता दिखता है कम से कम कोई तो है जो खुलकर बोल रहा है। अब बात नीतीश राणे की। जितेश राणे का हमला और बढ़ता विवाद। जी हाँ, महाराष्ट्र के नेता नीतीश राणे ने AIMIM की तुलना अलकायदा से कर दी और ओवैसी को उसामा बिन लादेन जैसा बता दिया। MIM और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी AIM के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या है होता है उनका काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने PFI को बैन किया है, अलकायदा, वैसे AIM को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल यह है क्या भारत की लोकतांत्रिक राजनीति अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि 5 बार के सांसद को इस तरह निशाना बनाया जाएगा? ओवैसी सिर्फ एक नेता नहीं, वो बैरिस्टर हैं, सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उन पर ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है तो आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा? ये इनका दिमाग खराब हो गया है, सटिया गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो, इसका दिमागी इलाज करो। जितना है उतनी ही सोच की बात कर रहे हैं ये। हाँ, कौन होती है बोलने वाले? इनको शर्म आनी चाहिए। एक 5 टर्म के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, सांसद रत्न है, MLA रह चुके हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, और उनके बारे में इस तरह का बयान करना कि वो इसकी माफी के और ये ऐसे, ये सरासर कंडेमनेबल है, ये घटिया बयान है। और हम चाहेंगे कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए फौरन सरकार को। इनको मंत्री पद से भी निकाल देना चाहिए, इनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। इस तरह की जो बयानबाजी एक सिटिंग सांसद के ऊपर जो कर रहे, जो संविधान की शपथ लेके बैठा हुआ है हमारा सांसद, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। होता कौन है कौन ये? क्या इनकी औकात है? चलिए बताइए मेरे को। हाँ, ये वो है जिनके अब्बा जो है ना, इनके अब्बा, पूरा सरकार ने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाहर पूरे विश्व में भेजा था। जाके पाकिस्तान की पोल खोल के आए, ठोक के आए बराबर पाकिस्तान को। हाँ, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते। तो मैं तो चाहूंगा मोदी जी भी इनको देखे किस तरह के आपके लोग हैं, कैसे कैसे को अपने मंत्री बना दिया है। हाँ? ये गली नुक्कड़ के जो थे कल तक, आज अपने आप को मंत्री बन गए, तो ये कुछ भी अनाप शनाप बकवास करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ये है वो है। अरे ये देखो ना, इनके खिलाफ मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सख्त कार्रवाई करे, इनको मंत्री पद से भी हटा दिया जाए और उनके खिलाफ
सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। यही सवाल अब मुस्लिम समाज के भीतर गूंज रहा है। एजेंसियां गुलाम हैं, क्यों उठ रहा है ये सवाल? जी हां, ओवैसी समर्थकों का आरोप है अगर कोई मुस्लिम नेता जवाब दे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब मुस्लिम नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान आते हैं तब एजेंसियां चुप रहती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये लाइन तेज़ी से वायरल हो रही है। हर एजेंसी उनकी गुलाम बन चुकी है। भाजपा का एक नेता इतना सा है टिल्लू, इतना सा, अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। और वो हमको कहता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो। सुन, जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ और मेरे बुजुर्गों से पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो बड़े फख्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, इस सरजमीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। क्या कानून उनके लिए नहीं है? क्या वो कुछ भी बोलेंगे? ये गुस्सा सिर्फ ओवैसी के समर्थन का नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ भी है जिसे मुस्लिम युवा अब अपने खिलाफ झुका हुआ मानने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है उससे हमें कोई लेन देन नहीं। वो तो उसको इतना ही, उनको सिर्फ गारंटी देने की कोशिश कर रहा है एक्यूज को कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होने वाला, तुम छूटने वाले हो। यूपी में क्यों भड़की नई बहस? जी हां, ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, कौन ओवैसी? बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। कितनी बड़ी आप चुनौती मान रहे हैं? कौन? ओवैसी में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कौन है? कौन है? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ रहती? मैं पता करूँ। 2027 के चुनाव। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुरानी तस्वीरें निकाल ली जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे ओवैसी के साथ दिखाई दे रहे थे और लोग पूछने लगे, जब दावत खाने जाते थे तब जानते थे, अब अचानक कौन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे खाने पे दावत दी, उन्होंने फ़ोन किया। दावत हैदराबाद बुलाया आपको? नहीं, दिल्ली में अपने कहाँ पर रहते हैं याद नहीं है, तो मैं और मेरे बेटा गए, बड़ा मान सम्मान दिया। और इसके बाद समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठने लगा, क्या सेकुलर पार्टी ओवैसी से इतना डरती है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से उनकी प्रेस वार्ता में पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी साहब के बारे में, तो सिद्दीकी साहब बगले झांकने लगे। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा, कौन ओवैसी, कहां रहते हैं? चलिए अच्छा, मैं पता करके बताऊंगा ये कौन है, कहां रहते हैं। तो सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की आवाम आपको ये बताने का काम जरूर करेगी कि कौन ओवैसी है और कहां रहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपसे कि जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कहां रहते हैं और कौन है, वो हैदराबाद लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद हैं और अभी भी लोकसभा में हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया के मुसलमान जरूर जानते हैं कि ओवैसी साहब कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कौन है, कहां रहते हैं, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों, नौजवानों के दिलों में रहते हैं, बसे हुए हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान उनको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और आपने तो सवाल पूछ के काम अपना कर दिया, लेकिन इसका जवाब, और करारा जवाब, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के चुनाव में आपके सवाल का कि कौन ओवैसी, कहां रहते हैं, पता करके बताऊंगा,
इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जरूर देगा। और यह राजनीति है सर, इसमें कब कौन कहां कैसे खड़ा हो जाए ये नहीं मालूम पड़ता है। और मैंने आपका एक वीडियो और देखा कि इसमें मुरादाबाद में आप किसी मीटिंग में गए थे, वहां किसी सलीम अख्तर साहब के टिकट को लेकर आप नाराज हो गए कि नहीं देंगे टिकट, बिल्कुल नहीं देंगे टिकट। तो समाजवादी पार्टी में लोगों में ये चर्चा छिड़ गई है कि समाजवादी का टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कैसे नहीं देंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में पता नहीं समाजवादी पार्टी के विधानसभा के टिकट अखिलेश यादव जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे। ये छिड़ गई चर्चा, ये जनता है, सब जानती है, ये आवाम है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनती है, वो बेवकूफ जनता नहीं है, उसको बेवकूफ मत समझिए। और इस बात का भी जवाब अब जनता आपसे लेगी कि आप ओवैसी साहब को जानते हैं नहीं जानते, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। लेकिन अब मुरादाबाद के टिकट या बाकी जगह के पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकट अखिलेश जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे, इसका जवाब अब आप दीजिएगा, क्योंकि जनता में ये बात छिड़ चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत उनका वोट प्रतिशत नहीं बल्कि उनका नैरेटिव है। वो मुस्लिम पहचान की राजनीति को खुलकर सामने रखते हैं और यही बात कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी सेकुलर पार्टियों को असहज करती है, क्योंकि दशकों तक मुस्लिम वोट एक तरफा इन पार्टियों के पास जाता है। लेकिन अब मुस्लिम युवाओं का एक हिस्सा सवाल पूछ रहा है, हमेशा सिर्फ वोट क्यों, नेतृत्व क्यों नहीं? निदा खान मामले में भी उतरे ओवैसी। जी हां, हाल ही में निदा खान के मुद्दे पर भी ओवैसी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाना चाहिए। टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात यह है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते, बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा।
ये कोई केस उसके ऊपर लगने वाला, टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये पूरे नहीं, देखिए कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का, वो कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ। कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए, जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी सोच लीजिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट, ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था। और बाद में जब नतीजा आया आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव मारे गए कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है। आपने कभी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो लोग मारे गए, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन थे, उनके घर गए, आप लोग पूछा आपने, यानी आपने जो लोग इल्जाम लगा रहे कि भाई आज कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वो परिवार का क्लोजर ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है जैक इन द बॉक्स, जैक इन द बॉक्स का किरदार अदा मत करो। नहीं, सुन लीजिए, आपको नहीं बोल रहे, आपको नहीं बोल आप नहीं, आपको नहीं सुन तो अरे अरे हमको बोलने नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल मेरे को जवाब देने का इख्तियार है। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। क्यों दिल पे ले रहे तुम? अरे छोड़ दीजिए ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल करें, हम नहीं रोके आपको। हमारा जवाब अब मैं क्या वो जवाब भी आपकी तरीके से दूं क्या? ये हमारे को कहना है। अब इस सेट का कोई और सवाल है आपका? नहीं, अभी इस टॉपिक पे होगा। इसका नहीं, ओवैसी की यही शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वो सिर्फ चुनावी मंच पर नहीं, संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर बयान देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी, क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम भावनाओं की आवाज़ है या आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी बनेंगे? क्या मुस्लिम युवा अब पारंपरिक सेकुलर राजनीति से बाहर निकल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी का बढ़ता असर 2027 यूपी चुनाव और आने वाले चुनाव में नई राजनीतिक रेखाएं खींचेगा? देश की राजनीति बदल रही है दोस्तों, मुस्लिम राजनीति भी बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में एक नाम बार बार दिखाई पड़ता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी का। नमस्कार।